बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। चीन से झड़पों के बाद भारत की जानिब से सरहदी दफा में इजाफा। अमेरिका की ऑयल टैंकर कब्जे में लेने की कोशिश नाकाम बना दी, ईरान का बड़ा दावा। खालिस्तान रेफरेंडम पर मोदी परेशान, बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के सामने फट पड़े। ईरान और मगरबी ममालिक के दरमियान जोहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात की दोबारा बहाली का ऐलान। अमेरिका ने जासूसी सॉफ्टवेयर बनाने वाली इजरायली कंपनी पर तजारती पाबंदी आयद कर दी। अमेरिकी अफसर ने अफगानिस्तान में हदफ की तस्दीक में लापरवाही का एतराफ़ कर लिया। पाकिस्तान ने भारतीय एयरलाइन को फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने से रोक दिया। चीन ने रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के ग्रुप को मदार में रवाना कर दिया। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। हिमालय के पहाड़ी सिलसिले में चीन और भारतीय फौज के दरमियान झड़पों के एक साल बाद हिंदुस्तान ने अपने सरहदी दफा को मजीद तेजी से मजबूत बनाने के लिए कोशिशें शुरू कर दी। जहां यह मकाम दोनों ममालिक के दरमियान तवील अरसे से एक वजह तनाज़ा बना हुआ है। फ्रांसीसी खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश तिब्बत से हिमालय के दूसरे किनारे तक फैला हुआ है और अपने शुमाली पड़ोसी चीन के साथ मुश्तरका बुद्ध सकाफती विरसे का हामिल है। चीनी हुक्मरान के खिलाफ नाकाम बगावत के बाद दलाई लामा 1959 में रियासत से फरार हो गए थे और तिब्बत से वो हिंदुस्तान में मुकीम हैं। बीजिंग और अरुणाचल प्रदेश को जनूबी तिब्बत करार देते हुए इस पर अपनी मलकियत का दावा भी करता है और 1962 में मुख्तसर खून रेज जंग के बाद ज्यादातर इलाके पर कब्जा कर लिया था। 2020 के वस्त से दोनों मुल्कों में कशीदगी में एक मरतबा फिर इजाफा हुआ, जब दोनों मुल्कों की फौजों में हाथों से होने वाली झड़पों में कम से कम 20 हिंदुस्तानी और 4 चीनी फौजी हलाक हो गए थे। हर फरीक मामूल के मुताबिक अपने अपने जेर कब्जा इलाकों में गश्त करता है। ताहम भारत ने चीन पर सरहद के करीब मुस्तकिल बस्तियां कायम करने का इल्जाम भी आयद किया है। भारत ने अरुणाचल प्रदेश में अपनी दफाई सलाहियत में इजाफा करते हुए क्रूज मिसाइल, अमरीकी साख्ता चिन्योक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर और इसराइल में बनाए गए ड्रोन्स को नस्ब किया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान की जानिब से तेल बरदार जहाज चुराने की अमेरिकी कोशिश नाकाम बनाने का दावा किया गया है। ईरानी मीडिया ने वीडियो जारी की जिसकी बुनियाद पर दावा किया गया है कि अमेरिकी फौज ने ईरानी तेल से भरे जहाज को ओमान के पानियों में जब्त कर लिया था और इसमें मौजूद तेल दूसरे टैंकर में मुंतकिल करने का मंसूबा तैयार किया था। ईरानी मीडिया का कहना है कि ईरानी बहरिया ने हेलीकॉप्टर की मदद से बरवक्त कार्रवाई की और चुराए गए जहाज को वापस ईरानी पानियों में ले आए। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी फौज ने हेलीकॉप्टरों की मदद से पीछा किया और जंगी जहाज ने रास्ता रोकने की कोशिश की जिसे नाकाम बना दिया गया। अब ईरानी मीडिया ने पेंटागन हुकाम के हवाले से यह दावा किया है कि अमेरिकी बहरिया सूरत हाल का मुशाहिदा कर रही थी, मगर इसने ईरानी हुकाम को चैलेंज नहीं किया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। खालिस्तान रेफरेंडम से भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी परेशान हो गए और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन के सामने इस हवाले से फट पड़े। लंदन से मौसूला इत्तलात के मुताबिक बोरिस जॉनसन ने मुलाकात में नरेंद्र मोदी ने बरतानिया में खालिस्तान रेफरेंडम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नरेंद्र मोदी और बोरिस जॉनसन की मुलाकात के दौरान दो तरफा तजारत की बजाय खालिस्तान रेफरेंडम हावी रहा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान और मगरबी ममालिक के दरमियान जोहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात की दोबारा बहाली का ऐलान। ईरान और मगरबी ममालिक के दरमियान एटमी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात का सिलसिला 29 नवंबर से बहाल होगा। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा अली बाकर और यूरोपीय यूनियन के रहनुमा के दरमियान टेलीफोनिक बातचीत हुई, जिसके बाद अली बाकर ने मुज़ाकरात का सिलसिला बहाल होने का ऐलान किया। अली बाकर का कहना है कि इन मुज़ाकरात में ईरान पर आयद गैर कानूनी और गैर इंसानी पाबंदियां उठाने पर बातचीत होगी। जो बाइडेन इंतजामिया ने भी तस्दीक की है कि ईरान के लिए अमेरिका के खसूसी मंदूब राब माले मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे।
याद रहे कि साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मई 2018 में JCPOA समझौते से अमेरिका को अलग करके ईरान पर पाबंदियां आयद कर दी थी। ताहम जो बाइडेन ने इंतखाबी मुहिम के दौरान ही ऐलान किया था कि वो मुंतखब हुए तो अमेरिका को इस अहम मुआहदे को दोबारा हिस्सा बनाया जाएगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका ने जासूसी सॉफ्टवेयर बनाने वाली इसराइली कंपनी पर तजारती पाबंदी आयद कर दी। अमेरिका ने जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस बनाने वाली इसराइली टेक्नोलॉजी कंपनी NSO को अपनी तजारती ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया। बरतानवी नशरियाती अदारे BBC की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने बुध के रोज इसराइली टेक्नोलॉजी कंपनी NSO को अपनी तजारती पाबंदी की फहरिस्त में शामिल कर लिया, जिसके बाद अमेरिका की इस कंपनी के साथ तजारत पर पाबंदी आयद कर दी गई। दूसरी जानिब इसराइली टेक्नोलॉजी कंपनी NSO का कहना है कि वो अमेरिका के इस फैसले से मायूस हैं। कंपनी की जानिब से मजीद कहा गया है कि हमारी टेक्नोलॉजी ने दहशतगर्दी और जराइम की रोकथाम करके अमेरिकी कौमी सलामती को बरकरार रखने में मदद की थी। वाज़ेह रहे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कुछ माह कबल एक रिपोर्ट में इंकशाफ किया था कि इसराइली कंपनी के जासूसी के सॉफ्टवेयर के जरिए दुनिया भर में कम से कम 50,000 अफराद की मुबैना जासूसी की गई, जबकि जासूसी का दायरा कम से कम 50 ममालिक तक फैला हुआ था। पेगासस को मुबैना तौर पर सियासी रहनुमाओं और सहाफ़ियों के फ़ोन को हैक करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा अमेरिकी अखबार के मुताबिक जासूसी के इसराइली निज़ाम से पाकिस्तान समेत कई ममालिक की शख्सियात के फ़ोन हैक किए गए। अखबार ने दावा किया था कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान का पुराना नंबर भी हैक करने की कोशिश की गई थी, जबकि भारत में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी के फ़ोन की भी हैकिंग की गई। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में अमेरिका की जानिब से पहले मासूम शहरियों को दहशतगर्द कहकर कत्ल किया गया और बाद अज़ां हकीकत दुनिया के सामने आने पर माफ़ी मांगी गई और फिर हमले को कानूनी करार दे दिया गया। अमेरिकी फ़ौज के आला अफसर ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि काबुल हमलों में जंगी जुर्म का इर्तिकाब नहीं हुआ और ना ही किसी कानून को तोड़ा गया। रिपोर्ट में अमेरिकी अफसर की जानिब से इतराफ़ भी किया गया है कि काबुल में खुफिया इत्तलात और हदफ की तस्दीक में लापरवाही बरती गई। ख्याल है कि काबुल में तालिबान के कंट्रोल के बाद 29 अगस्त को अमेरिकी ड्रोन हमले में एक ही ख़ानदान के 7 बच्चों समेत कम अज़ कम 10 अफगान शहरी जाँ बहक हो गए थे। अगले हिस्से में बात करते हैं। पाकिस्तान ने भारतीय एयरलाइन को अपनी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने से रोक दिया। भारतीय एयरलाइन गो फर्स्ट को श्रीनगर से शारजा के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने से रोक दिया गया। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत को अपनी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने का इजाज़तनामा मनसूख कर दिया। इब्तदाई तौर पर भारतीय एयरलाइन गो फर्स्ट को श्रीनगर से शारजा के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने से रोका गया। CAA हुकाम के मुताबिक भारतीय एयरलाइन पर पाबंदी हुकूमती अहकामात के बाद लगाई गई है। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ तक भारतीय एयरलाइन को फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त थी। CAA के शोबा ट्रांसपोर्ट हुकाम ने फ़ज़ाई हदूद की इजाज़त मनसूख करने की भी तस्दीक कर दी। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। चीन ने रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के ग्रुप को मदार में रवाना कर दिया। चीन ने मुल्क के शिमाल मगरबी इलाके जियोचियान के सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स के एक ग्रुप को खला में रवाना किया। याओगान 32 सैटेलाइट फैमिली के दूसरे ग्रुप को लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट के जरिए बुध की दोपहर 3:43 पर रवाना किया गया, जो कामयाबी से मदार में दाखिल हो गया। लॉन्ग मार्च रॉकेट सीरीज का ये 394वां मिशन था। जी तो नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।